Hello everyone. Now I am going to explain another testing method, or you can say the measure method, is a blow by measurement method. Uh, till now, what is the blow by? First, you have to know about what is a blow by. Blow by basically is a type of loss which occurs when the burn gases flew into the by the piston walls, the cylinder piston walls, into the crankcase. As you see here, there is a diagram which shows that this is the cylinder wall, and below which a piston arrangement is shown is like this case. तो जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सिलेंडर आपका है और सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन अरेंजमेंट आपने कर रखा है। और जब बेसिकली हमने आपको बताया था टिल नाउ कि जो आपका सिलेंडर होता है, जब उसके अंदर आपका पिस्टन ट्रेवल करता है, सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन मूव करता है, तो वो बेसिकली आपकी टाइट फिट अरेंजमेंट होता है। टाइट फिट मीन्स वहाँ पर साइड में कोई स्पेस नहीं होता है जिसके थ्रू आपका कोई चार्ज फ्लो करके नीचे जा सके, या नीचे के जो आपका लिक्विड है, जो कूलिंग अरेंजमेंट, जो आपका डिफरेंट आपके जो लुब्रिकेशन वाला पार्ट आपका होता है, वो आपका बन करके आपके ऊपर जा सके। तो एक वहाँ पर एक टाइट फिट अरेंजमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। फर्दर अगर मैं बात करता हूँ, तो जो और टाइट फिट आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो जो आपके पिस्टन्स होते हैं, वो पिस्टन के सराउंडिंग में पिस्टन रिंग्स आप लगा देते हो। उन पिस्टन रिंग्स का काम होता है आपके सिलेंडर के साथ स्लाइड होके मूव करना, जिसकी वजह से कोई भी बर्न गैसेस आपके नीचे नहीं आ पाती हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं, इस पिस्टन में अगर हम देखते हैं कि ये आपका सिलेंडर वाला पार्ट है। सिलेंडर में यहाँ पर आपकी बर्न गैसेस स्टार्टिंग में आपका मान लीजिए आपने चार सप्लाई किया। चार सप्लाई करने के बाद में स्पार्क प्लग आपने लगाया, स्पार्क प्लग से स्पार्किंग करी। और जैसे स्पार्क प्लग से स्पार्किंग करते हो, तो स्पार्क प्लग से स्पार्किंग करने के बाद में जो बर्न गैसेस आपकी होती हैं, वो बहुत हाई प्रेशर पर सडनली आपकी मतलब फोर्स अप्लाई करती हैं पिस्टन के ऊपर। ड्यू टू दैट प्रेशर पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड, एंड दिस गैस प्रेशर इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन द सिलेंडर वॉल्स, सिलेंडर हेड, सिलेंडर साइड लाइनिंग्स। आपके जितने भी एरियाज हैं, सब में वो आपका जो आपकी हाईली प्रेशराइज गैसेस आपकी होती हैं, वो प्रेशर अप्लाई करती हैं। अब इस पिस्टन के सराउंडिंग में अगर आप देखते हो, देखिए यहाँ पर डायग्राम में शो किया हुआ है, ये आपकी पिस्टन रिंग्स आपकी होती हैं। पिस्टन रिंग्स आपका एक्सेसिव पार्ट होता है सिलेंडर के अगेंस्ट में, पिस्टन के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से वो सिलेंडर के साथ रबिंग का स्लाइड करती हैं और आपके सिलेंडर के अंदर रब करते हुए मूव करती हैं। अब इस मूवमेंट के बियॉन्ड भी कुछ ना कुछ स्पेस वहाँ पर साइड में आपका रह जाता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट कराना है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट फिट अरेंजमेंट आप कर देंगे, तो पिस्टन का मूवमेंट ही आपका नहीं हो पाएगा। तो एक वहाँ पर हल्का से एक स्लाइडिंग मूवमेंट आपका दिया जाता है। उस स्लाइडिंग मूवमेंट के लिए एक पार्सल स्पेस अंदर आपका प्रोवाइड हो जाता है। अब उस पार्सल स्पेस से बेसिकली होता क्या है कि जब आप बर्निंग कराते हो, बर्निंग के बाद में जो गैसेस आपकी होती हैं, इतनी ज़्यादा प्रेशर पर होती हैं, इतनी हाईली प्रेशराइज गैसेस आपकी होती हैं, कि वो जो स्मॉल स्पेस भी जो आपका होता है, जो यहाँ पर देखिए डायग्राम में हमने दिखाया हुआ है, ये जो पिस्टन रिंग्स और सिलेंडर वॉल के बीच में जो आपका स्मॉल स्पेस जो आपका है, इस स्मॉल लाइनिंग स्पेस से भी बर्न गैसेस आपके नीचे की तरफ फ्लो करती हैं। तो ये बर्न गैसेस का जो फ्लो होता है, द फ्लो ऑफ दिस बर्न गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर टू द क्रैंक केस इज नोन एज द ब्लो बाई। तो ये ब्लो बाई यही को कहते हैं, बर्न गैसेस का फ्लो करना क्रैंक केस एरिया में। अब चूंकि हम अगर ये बात करते हैं, ये बर्न गैसेस फ्लो करके नीचे आ जाती हैं, वो आपके इंजन के लिए एडवांटेजेस होती हैं, या इंजन को आपको हार्म पहुंचाती हैं। क्योंकि जब बर्न गैसेस की बात करते हैं, तो बर्न गैसेस में कुछ आपके कार्बन कंटेंट होते हैं, सल्फर कंटेंट होते हैं, एंड अदर आपके कम्बशन प्रोडक्ट होते हैं। सल्फर कंटेंट की बात करते हैं, तो सल्फर कंटेंट जब बेसिकली आपके लोअर पार्ट में क्रैंकेस एरिया में आ जाएंगे, यहाँ कोई एग्जॉस्ट वाल पोर्सन आपका नहीं है, बर्न गैसेस के बाहर जाने का स्पेस आपके पास नहीं होगा, तो इन डेट केस क्या होगा, वो आपके सल्फर डिपॉजिट वहीं पर, आपके सल्फर कंटेंट वहीं पर डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। और क्रैंक केस एरिया में जहाँ कहीं वो कंटेंट आपके डिपॉजिट होंगे, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कोरोड करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ में जो कार्बन पार्टिकल्स आपके हैं, वो भी आपके डिपॉजिट होते हैं। अगर आपका वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, तो वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम में आपका जो भी कार्बन पार्टिकल्स होंगे, वो डिपॉजिट होके लुब्रिकेशन सिस्टम में आ जाएंगे। जब लुब्रिकेशन सिस्टम फर्दर लुब्रिकेट करेगा, तो सिलेंडर वॉल्स पर अटैच होंगे, और वहाँ पर रबिंग की वजह से जो भी आपकी वॉल्स हैं, उनको डैमेज करेंगे या पिस्टन रिंग्स को डैमेज करेंगे। तो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी कंबशन प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके क्रैंक केस एरिया में कम से कम आए। तो हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारी होती है ये मेज़र करना कि ब्लो बाई किसी भी इंजन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो अगर हो रहा है,
तो सर्टेन अमाउंट तक तो वो आपका परमिसिबल होता है, क्योंकि हम इसको पूरी तरीके से स्टॉप नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बर्न गैसेस आपके नीचे आती हैं। लेकिन अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बर्न गैसेस आपके नीचे आ रही हैं तो वो हमारे इंजन के लिए हार्मफुल है, और उसके लिए फिर फर्दर हमें प्रिवेंटिव एक्शन या नेसेसरी एक्शन हमें रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेज़र करने का है ब्लो बाई, कैसे हम मेज़र करते हैं। तो मेज़र करने के लिए पिस्टन रिंग्स आपकी लगी हुई थी, एक पिस्टन रिंग्स, दो और ये तीन पिस्टन रिंग्स दिखा दी गई। इन तीनों पिस्टन रिंग्स के बीच में ही आपने एक ट्यूब लगा दिया, एक स्लाइडिंग ट्यूब्स आपकी, दो स्लाइडिंग ट्यूब्स आपने लगा दी, और इन स्लाइडिंग ट्यूब्स को फर्दर आपने अटैच कर दिया यहाँ फ्लो मीटर से। तो जैसे ही आपकी बर्न गैसेस आपके जो ब्लो बाई नीचे की तरफ आता है, क्रैंक केस एरिया में आता है, क्रैंक केस में स्लाइडिंग ट्यूब्स आपकी होती हैं, इनके थ्रू आपकी बर्न गैसेस फ्लो करने शुरू करती हैं, क्योंकि ब्लो गैसेस बहुत ही हाईली प्रेशराइज आपकी होती हैं, जहाँ भी इनको स्पेस मिलेगा तुरंत आपको इजिली ट्रेवल करती हैं। तो चूँकि क्रैंक केस एरिया में यहाँ पर पिस्टन रिंग सी कन्फाइंड स्पेस था, तो कुछ गैसेस नीचे आई, जैसे नीचे आए तो फर्दर पिस्टन रिंग मिल गई, यहाँ पर कन्फाइंड एरिया था तो आपको गैसेस का फ्लो होना मुश्किल था। उससे बेटर पासेज इनको दिखा स्लाइडिंग ट्यूब, जो ओपन ट्यूब के फॉर्म में था, तो आपके स्लाइडिंग ट्यूब में वो आपकी बर्न गैसेस इसलिए आपकी फ्लो कर जाती हैं। अब जैसे ये बर्न गैसेस आपके स्लाइडिंग ट्यूब्स में आपकी आई, तो यहाँ से होते हुए फ्लो मीटर में आएंगी। फ्लो मीटर विल रिकॉर्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ बर्न गैसेस विल फ्लो फ्रॉम दिस स्लाइडिंग ट्यूब, and with by the recording, yeah, by the metering of this flow gases, you will measure that how much amount of blow by will takes place in your combustion chamber या in your cylinder piston arrangement. If this blow by arrangement, this blow by is more than the required, then you have to take the necessary action, the preventive action. You have to uh, correct the different types of losses. uh, these are the basic requirements of your blow by measurement arrangement. अगर हमें बेसिकली रिक्वायर्ड होता है कि कम से कम गैसेस हमारे नीचे आएँ, अगर फिर भी आ रही हैं तो उसके लिए हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ता है। तो ये आपके हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट मेथड, जिनके थ्रू आप अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स को या अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन लॉसेस को आप इजिली मेज़र कर सकते हैं। अब फर्दर बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस, जो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की आपने बात करी है, इन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम मेज़र कर सकते हैं। तो जो आपके डिफरेंट लॉसेस हैं या आपका इंडक्टिव इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग ब्रेक पावर. So in next numerical part I will explain you how will you measure these different things. Yes, this is a numerical. uh, First I am reading the whole numerical part, and after that I will explain you what are the terms are given and which formula will you use in your in solution part. A single cylinder 4-stroke oil engine having a displacement volume of 730 cc is tested at 400 rpm. अब देखिए यहाँ पर आपको दे रखा गया है, सबसे पहली चीज़ वन बाय वन देखते जाइएगा। एक आपका सिंगल सिलेंडर, अच्छा आफ्टर दैट पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जो चीज़ आपकी रिक्वायर्ड है, जो आपको क्या निकालना क्या है। When subjected to a braking torque of 55 Newton meter, the mean effective pressure from the indicator diagram is found to be 990 kilopascal. Determine the indicated power, brake power, mechanical energy efficiency of the engine and power lost in friction. तो सबसे पहली जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है वो आपसे कहा गया है इंडिकेटेड पावर। यू नो द फॉर्मूला ऑफ इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर आई पी इज इक्वल टू पी एम आई। देखिए हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, जब हमने इंडिकेटेड पावर पढ़ाया तो आपको बताया भी था। व्हाट इज द इंडिकेटेड पावर? इंडिकेटेड पावर इज द पावर विच इज जनरेटेड आफ्टर द कंबशन ऑफ फ्यूल इनटू द सिलेंडर के एंड द फॉर्मूला ऑफ इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू आई पी इज इक्वल टू पी एम आई एल ए एन के एन डिवाइडेड बाई 1000. फ्रॉम हेयर I am seeing the different terminology. PMI is yes, the PMI is indicated mean effective pressure, and the indicated mean effective pressure is given in your question is the the mean effective pressure from the indicator diagram is found to be 990 kilopascal. इंडिकेटर डायग्राम से जो मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको मिल रहा है वो 990 किलो पास्कल है। मीन्स पी एम आई इज इक्वल टू 990 किलो पास्कल है 10 to the power 5, 990 इंटू 10 to the power 9 किलो पास्कल में 10 to the power 3,
देन द PMI इज इक्वल टू 990 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया PMI की वैल्यू। आफ्टर डेट आपसे कहा गया है L मल्टीप्लाइड बाई A। अब जस्ट बिकॉज ऑफ इन योर क्वेश्चन द गिवन टर्मिनोलॉजी इज डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। एक मिनट, ये अपर पार्ट में आप देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा गया है डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। अब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम? जितना वॉल्यूम को आप डिस्प्लेस करते हो, तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इज ऑल्सो नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम, एंड स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाय ए। जो स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू जितना आप चार्ज को स्वीप ऑफ कर रहे हो, तो आपका स्वीप ऑफ चार्ज को कितना वॉल्यूम स्वीप करोगे, तो आपका जो है लेंथ आपकी है आपकी एल स्ट्रोक लेंथ, एंड ए इज द एरिया ऑफ योर पिस्टन। So the swept volume is equal to L multiplied by A. So LA is equal to swept volume, and swept volume is equal to 730 cc. Cc means centimeter cube. So you can write it as Vs is equal to, देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, Vs is equal to L cross A cc, L cross A is equal to 730 cc is equal to 730 into 10 power 6 मीटर क्यूब। आपको एल ए की वैल्यू हो गई। फर्दर बात करते हैं एन, कितने आपका सब्सटेंस जो आपका रोटेशन है उसका क्या है। तो आपके देखिए क्वेश्चन दे रखा गया है, अ सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक ऑयल इंजन हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ 730 cc इज टेस्टेड एट 400 RPM। 400 RPM पर आपने टेस्ट कर रखा है, और चूंकि हमने फॉर्मूले में बात आपको बताया था, जो एन की वैल्यू है वो आपकी RPS में है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड में आपको प्रोवाइड की गई है। सो द एन इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 60 RPS। तो 400 डिवाइड बाई 60 आपने मेंशन कर दिया। आफ्टर डेट बात आती है आपकी के की वैल्यू की। के इज द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक पर साइकिल। एक साइकिल में कितने नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक होते हैं, एंड द पावर स्ट्रोक इन 2 स्ट्रोक इंजन is 1 power stroke in per cycle, and if you talk about the 4 stroke engine, then 1 power stroke in 2 cycle. So 1/2 power stroke in 1 cycle, the K value for 4 stroke engine is 1/2. Just because in your question the engine which you use is a 4 stroke engine, so the K is equal to 1/2, and the single cylinder engine you used, so n is equal to small n is equal to 1. Then IP is equal to 990 into 10 power 3 multiplied by 730 into 10 power minus 6 multiplied by 400 divided by 16 multiplied by 1/2 multiplied by 1 divided by 1000. So finally the IP is equal to 2.409 किलोवाट इंडिकेटेड पावर, ये आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म ब्रेक पावर। ब्रेक पावर यू नो द फॉर्मूला, ब्रेक पावर इज इक्वल टू 2 pi NT डिवाइडेड बाई 1000 किलोवाट। And again revolution per second, just because of revolution is given in your question is 400 RPM, so n is equal to 400 divided by 60 RPS, ये आपने मेंशन कर दिया। एंड टॉर्क इज गिवन इन योर क्वेश्चन इज व्हेन सब्जेक्ट, देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है द ब्रेकिंग टॉर्क इज 55 न्यूटन मीटर, देन T is equal to 55. On putting the value of n and T, you will get brake power is equal to 2.303 kilowatt. The next part in the question is the mechanical efficiency of the engine, and you know the mechanical efficiency is equal to brake power divided by indicated power. Brake power you get here from 2.303 kilowatt, and indicated power is equal to 2.409 kilowatt. Then finally the indicated power mechanical efficiency is equal to 95.59%. This is the mechanical efficiency. And the last part which is asking your question is power loss in friction. The power loss in friction means frictional power, and you know the frictional power is equal to indicated power minus brake power. This is the part. So the frictional power is equal to 2.409 minus 2.303 is equal to 0.106 kilowatt. So these are the different things which are asked in your question, and this is the simple method of solving question. Further, if you take any question, then these different types of things will ask in your question, like what is the indicated power, brake power, mechanical efficiency, volumetric efficiency, friction power. These are the simple terminology, simple performance
parameters which I have explained, and I have also given the formula of this different parameters. By using this formula, you can easily solve different types of numericals. Okay, now thank you.